हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट प्रिपरेशन विद अनुराग। आज हम लोग साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान में एनसीएफ से जितने भी बनने वाले प्रश्न हैं इन सारे प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं। ये प्रश्न सी टेट, सुपर टेट, ये जितने भी यहाँ पे टेट दे रहे हैं स्टेट के सारे यहाँ एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और यह वही सारे प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हम लोग पहले देखिए, ये हमारे चैनल का नाम है बेस्ट प्रिपरेशन विद अनुराग और हम लोग यहाँ पे साइकोलॉजी में एनसीएफ के बारे में क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन कर रहे हैं। ये सी टेट के लिए या कोई भी स्टेट का टेट हो या सुपर टेट के लिए। ये पहले क्वेश्चन पे देखते हैं, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां किस कारण महत्वपूर्ण होती हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन को, पहला ऑप्शन ये है, पहला ऑप्शन के कह रहे हैं या विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। तो जब भी गलतियों की बात करेगा तो यह उपकरण की कहाँ बात हो रही है, एनसीएफ में इसको उपकरण नहीं माना गया है। तो यह ऑप्शन गलत होगा, ए वाला गलत है। कह रहा है यह अध्यापकों को बच्चों को डराने का एक तरीका है, बच्चों को डराने के लिए अध्यापकों का ऐसी बात एनसीएफ में नहीं बोला गया। तो ये भी आंसर गलत होगा। कह रहा है यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है और समस्याओं का समाधान पहचानने में सहायता करती है। तो ये भी बात एकदम सही है कि बच्चों के समस्याओं का समाधान करने में सहायता करती है और यह जो विचार है उससे अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है कि अपने मन से वो जान पाए या सोच पाए। तो इस ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, इसको हम लोग सर्किल कर लेते हैं। इसको देख लेते हैं, यह कक्षा में हटाने के लिए बच्चों को हटाने का आधा स्थान उपलब्ध कराती है। तो हटाने का कोई भी बात इस तरह से एनसीएफ में नहीं किया गया है, कक्षा से हटा दीजिए बच्चों को। तो ये भी आंसर गलत हो जाएगा, राइट आंसर हमारा सी पार्ट हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। लिखा है एक बालक को वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या है, कह रहा उसका दाखिला एनसीएफ 2005 के अनुसार किस विद्यालय में होना चाहिए। तो अगर बच्चे को कोई समस्या हो रही है देखने में तो उसे किस तरह के विद्यालय में होना चाहिए। क्या नियमित विद्यालय में, ऐसी विद्यालय जो नियमित, एनसीएफ में नियमित विद्यालय की बात नहीं की गई है तो यह बात नहीं होगा। ना ही एनसीएफ में विशिष्ट विद्यालय की बात की गई है। एनसीएफ में कोई एकीकृत विद्यालय की भी बात नहीं की गई है। एनसीएफ में सिर्फ और सिर्फ समावेशी विद्यालय की बात की गई है जिसे इंक्लूसिव स्कूल कहते हैं। तो आप लोग यहाँ पे राइट आंसर सी के साथ जाएंगे, समावेशी विद्यालय में उसे पढ़ाया जाएगा, उसका दाखिला किया जाएगा। लिखा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त किया। अपनी समझ से क्या प्राप्त किया? क्या मानवतावाद को प्राप्त किया। एनसीएफ मानवतावाद के लिए नहीं बताया है, बिल्कुल नहीं, ह्यूमनिज्म को नहीं सपोर्ट करता है। व्यवहारवाद के भी बारे में एनसीएफ का कोई मत नहीं है, न कि संज्ञानात्मक सिद्धांत कॉग्निटिव थ्योरी के भी बारे में कोई बात नहीं किया है। यहाँ पे रचनावाद के बारे में एनसीएफ ने बात किया है कि कंस्ट्रक्टिविज्म पे वो फोकस करता है। मैंने आपको बताया है, मेरा पीछे का वीडियो जाके आप देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में निम्नलिखित में से किस परीक्षा में सुधारों को सुझाव किया गया। तो यहाँ पे देखिए कौन सी ऐसी परीक्षा है जिसमें सुधार की बात की गई है। तो यहाँ पे कक्षा 10 की ऐच्छिक परीक्षा के बारे में, सुधार के बारे में बात की गई है कि नहीं। यहाँ पे बोला है विद्यालय की शिक्षा विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा में संचालन हो, ऐसी बात नहीं बोली गई है। न तो परीक्षाओं को ऐच्छिक, इस तरह से सारी प्रतियोगी परीक्षाएं ऐच्छिक हो, इसकी भी बात नहीं की गई है कि हाँ सबकी इच्छा से ही हो कि किस तरह से वो देना चाहें, और इनमें से सभी होगी नहीं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कक्षा 10 की परीक्षाओं को ऐच्छिक मानने की सुझाव दिया गया था, ऐसी बात एनसीएफ में मानी गई थी। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। लिखा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम
शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व किसे दिया गया है? तो याद रखिए भौतिक संसाधनों को क्या महत्व दिया गया है? एनसीईएफ भौतिक संसाधन को महत्व नहीं देता है। लिखा है शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, ये भी एनसीईएफ शिक्षित और अभिप्रेरित अध्यापक, शिक्षित तो ठीक है, अभिप्रेरित वर्ड यहाँ पे जोड़ा है तो एनसीईएफ में अभिप्रेरित वर्ड नहीं आया है। कह रहा बालकों के लिए ज्ञात के संदर्भ में संरक्षित अनुभव, ऐसी भी बात नहीं किया गया है। जब भी गुणवत्तापूर्ण शीर्षक के बारे में होगा तो इस तरह की भी बात नहीं होगा, क्योंकि संरक्षित अनुभव की बात नहीं किया गया है। कह रहा बालकों के लिए संरक्षित अनुभव हो, बात तो सही है, बालकों के लिए तो यहाँ पे होनी चाहिए, बट यहाँ पे ज्ञात संदर्भ में बोला था, इसीलिए यहाँ पे यह बात कटेगा। तो संरक्षित अनुभव के साथ साथ भी उसमें क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम में सुधार लाने की बात किया गया है। तो राइट आंसर डी पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आगे का हम लोग क्वेश्चन देखिए, लिखा है एनसीईएफ 2005 की जो रूपरेखा है उसके अनुसार क्या बात बताई गई है? कह रहा है कि जो ज्ञान का विकास किया जाए, बात सही है, ज्ञान का विकास किस तरह से किया जाए यह बात बताया है एनसीईएफ में, और शिक्षक के लिए सुव्यवस्थित बात बताई है कि शिक्षक सुव्यवस्थित ज्ञान का विकास करें। तो बात ये सेट बैठ रही है, इस पे हम लोग सर्किल कर लेते हैं। लिखा है सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्धारित करें, ये शिक्षक के बारे में है कि कौन सा पाठ्यक्रम हो निर्धारित करें। दूसरा ऑप्शन है शैक्षिक केंद्रों से विषयों के केंद्र पर, तो शैक्षिक केंद्र जो है और उससे विषयों के केंद्र पे होने की बात इसमें नहीं बताई गई है। कह रहा विद्यार्थी जो है केंद्रीय अध्यापक केंद्रित की ओर होगा, ऐसी भी बात नहीं बताई गई है। कह रहा इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। ये पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देना, देखिए शांति शिक्षा के बारे में बात किया गया है, उसको समझ लेते हैं कि इसको बढ़ावा देने के लिए क्या क्या बातें बताई गई हैं। पाठ्यचर्या की रूपरेखा में किसे सूचीबद्ध किया जाए? पहला है महिलाओं के प्रति आदर या सम्मान की जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करना, और जब शांति शिक्षा के बारे में बात किया गया है तो यहाँ पे महिलाओं के बारे में दृष्टिकोण विकसित करने की बात नहीं आएगी, ठीक है, शांति से ही रिलेटेड कोई बात होगी। आगे हम लोग चलते हैं, नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाए, बिल्कुल नहीं, ये भी बात नहीं, इससे तो संस्कृति का डेवलपमेंट होगा, हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में समझ आएगी। कह रहा शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए, अलग विषय यदि एक निगेटिव वर्ड है तो जब भी इस तरह की बात होगी यह भी गलत हो जाएगा। कह रहा शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात की गई है जिससे शांति शिक्षा को बढ़ावा मिले, राइट आंसर हमारा डी पार्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे चलिए, लिखा है एनसीईएफ 2005 किस प्रकार शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? तो अभी मैंने आपको बताया कि एकीकृत करने की बात नहीं है एनसीईएफ में, एनसीईएफ एकीकृत और नियमित की बात नहीं करता है, ना कि विशेष सिर्फ और सिर्फ इंक्लूसिव की बात करता है, समावेशी की बात करता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। इनमें से कौन पाठ्यक्रम एनसीईएफ 2005 का सिद्धांत नहीं है? अब कौन सा यहाँ पे नहीं है बोल रहा है और पाठ्यचर्या को लेकर उसको हम लोगों को चर्चा करनी है। कह रहा है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, एनसीईएफ में तो ये बात बताई गई है, ये तो होता है। कह रहा है पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त कराना, एनसीईएफ में ये भी बात बताई गई है, ये भी होता है। कह रहा बच्चों को चौमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना, बच्चों को चारों दिशा से विकास के अवसर हो, इस तरह से भी बात एनसीईएफ में बताई गई है। कह रहा अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, यह बात मातृभाषा को लेकर बताई गई है, अंग्रेजी भाषा को लेकर नहीं बताई गई है। अंग्रेजी भाषा को लेकर सिर्फ एक ही उद्देश्य है, क्या कि बहुभाषिकता के बारे में अगर आपको जानकारी करना है तब अन्य भाषा के तरफ जा सकते हैं। बहुभाषिकता यानी कि मल्टी लैंग्विस्टिक के बारे में बताया गया था, लेकिन यहाँ पे तो इसका आंसर ये गलत होगा। अंग्रेजी भाषा में सभी लोग शिक्षा नहीं बल्कि मातृभाषा यहाँ होनी चाहिए थी, तो यह गलत होगा। तो राइट आंसर हमारा सी पार्ट हो जाएगा, ये वाला।
क्वेश्चन नंबर 10 पे चलिए देखते हैं। लिखा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये देखिए आगे बात कर रहा है विश्वविद्यालय को राजनीति से मुक्त करना। विश्वविद्यालय को राजनीति से मुक्त करना, यह बात सत्य है कि नहीं है, इस पे हमें लोगों को सर्किल कर देना है। निग्लेक्टिंग ऑप्शन हम लोग सेट करते हैं, जरा देखें किसको हटा सकते हैं। कह रहा है ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना, यह बात तो बताई गई है, ये होगा। परीक्षाओं में लचीलापन लाने की भी बात एनसीएफ में बताई गई है, ये भी होगा। कह रहा राष्ट्र के प्रति प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान हमें रखना चाहिए, एनसीएफ में ये भी बात बताया गया है। तो तीनों अगर सही है तो कौन सा गलत होगा? ए वाला यहाँ पे गलत होगा। तो मुझसे नहीं पूछा है, नहीं यानी कि गलत वाला, तो विश्वविद्यालय से राजनीति से मुक्त करने की बात गलत हो जाएगा। आगे बात करें 11th में कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा में सुधार निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है। तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, खुली पुस्तक परीक्षा होनी चाहिए कि जाए सब लोग आए और नकल करके लिख लें, ऐसी बात एनसीएफ में नहीं बताया गया है। कह रहा सामूहिक कार्य मूल्यांकन हो, सामूहिक रूप से मूल्यांकन नहीं किया जाता है, एकल रूप से, इस तरह से ये भी बात गलत है। तो जब ये दोनों गलत है तो इनमें से सभी कैसे हो सकता है, ये तो होगा ही नहीं। तो बचा क्या है, सतत और निरंतर मूल्यांकन। बच्चे का हमेशा अगर सुधार करना है तो सतत हमेशा निरंतर मूल्यांकन करना चाहिए। तो ये हो जाएगा राइट आंसर। ये लिखा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है। नहीं ऑप्शन दिया है, तो देखिए कि कौन कौन सा सम्मिलित है, पहले देख लेते हैं। अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, ये बात इसको हम लोगों को अच्छी तो बोला है, और बाह्य परीक्षाओं का आयोजन तो इसको सर्किल कर लेते हैं। आगे देखते हैं रत्न को महत्व प्रदान न करना, रटंत को बोला है रटंत विद्या को महत्व प्रदान न करना, ये तो बात सही बोला गया है कि रटंत विद्या को महत्व नहीं प्रदान किया जाए, रत्न की जगह आप लोग इसे सही कर लीजिए, रटंत विद्या को, रटंत होगा ये रटंत विद्या को। कह रहा है पुस्तकों के इतर ज्ञान प्राप्त करना, सही बात है, हमेशा पुस्तकों पे ही डिपेंड नहीं रहना चाहिए, ये भी बात सही में जा रहा है। कह रहा है ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना, ये भी बात एनसीएफ में बताया है कि इस तरह से हम लोग अपने ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़कर उसे अप्लाई करना सीखें। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन नहीं सेट बैठ रहा, बाकी तीनों सेट बैठे हैं, तो यहाँ पे यह गलत होगा, यानी कि इसमें पूछ रहा था कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ए पार्ट इज द राइट आंसर, ये सम्मिलित नहीं है। कह रहा है एनसीएफ, यहाँ पे सीएफ लिखा है, आप लोग यहाँ पे एन बना लीजिएगा। एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों है, संस्कृतियों की जगह आप लोग क्या कर लेंगे, संस्तुतियों, यहाँ पे हम लोग इसे सही कर लेते हैं संस्तुतियों, ठीक। तो ये हो जाएगा संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थी, यहाँ 1 और 2 के विद्यार्थी के बारे में बात करने के बोला है कि इनका मूल्यांकन करने का क्या तरीका होगा। क्या इनका लिखित परीक्षा आधार पे मूल्यांकन किया जाए, बच्चा कक्षा 1-2 में है किस तरह से उनसे लिखवाएंगे, इस तरह से बात बिल्कुल नहीं होगी। लिखित जहाँ पे है 1-2 में बच्चे को लिखना उस तरह से आता नहीं, तो लिखने के आधार पे इसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। कह रहा मौखिक परीक्षण, बच्चा उस हिसाब से बोल भी नहीं पाएगा, तो यहाँ पे मौखिक परीक्षण भी नहीं होगा। तो यहाँ पे परीक्षण के आधार पे होगा, याद रखे रहना कि कोई एक्टिविटी कराएंगे, उस एक्टिविटी के जरिए हम उसके मूल्यांकन का उसे देखेंगे, मूल्यांकन करने का तरीका पता करेंगे। तो राइट आंसर डी पार्ट होगा, परीक्षण के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, लिखा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए क्या बात बताई गई है। तो भाषा क्या एक भाषा होगी, क्या 2 भाषा होगी, क्या त्रिभाषा होगी। तो मैंने आपको बताया था कि 3 भाषाओं के बारे में चर्चा किया गया था, जिसमें पहली थी एक मातृभाषा, मातृभाषा में होगी, दूसरी थी आपकी आदिवासी भाषा, ये वाली होगी, और तीसरी थी कि अंग्रेजी या अन्य भाषा के रूप में
तो यह बात होगी। तो 3 भाषाओं के बारे में चर्चा किया गया था, तो राइट आंसर सी पार्ट 3 भाषा हो जाएगा। देखिए लिखा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होती है। शिक्षक कभी भी अधिनायक की भूमिका नहीं निभाएगा। शिक्षक बेटा एक सुविधा दाता की भूमिका निभाता है, सिर्फ और सिर्फ हेल्प करने का काम करता है ताकि बच्चों को सही मार्गदर्शन मिल जाए और वह अपना कार्य खुद करने लगे। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ शिक्षक क्या करता है, बच्चों को सुविधाएं देता है या फिर हेल्प कराने का काम करता है। सत्तावादी नहीं होगा, अनुमति परक नहीं होगा। तो राइट आंसर इज द सी पार्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में क्या करेगा। क्या पहले वाले ऑप्शन में निष्क्रिय होगा। अधिगम कभी होता है तो वो अधिगम निष्क्रिय नहीं होता है, तो निष्क्रिय वाला जितना होगा शुरू में गलत काट दीजिए। पहला निष्क्रिय है गलत, इसमें भी निष्क्रिय है तो ये भी गलत। अधिगम हमेशा सक्रिय होता है, तो पहले तो सक्रिय हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब बात कर रहा और क्या है, तो अधिगम सक्रिय होने के साथ साथ जब हम सीख रहे हैं सक्रिय रूप से तो समाज का भी उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो सक्रिय और सामाजिक इज द राइट आंसर। यहाँ पे बी पार्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए लिखा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की संस्तुतियों, यहाँ संस्तुतियों का लीजिए, संस्कृतियां लिखा है, ये होगा संस्तुतियों। ठीक, संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं के बारे में पूछा है, तो पहले हम पता कर लेते कौन सा सत्य है। कह रहा है राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान करने की बात बताई गई है, सत्य है। ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ने की भी बात बताई गई है, सत्य है। परीक्षा में लचीलापन लाने की बात बताई गई है, सत्य है। जबकि विश्वविद्यालय को राजनीति से मुक्त करने की बात असत्य है, यह बिल्कुल गलत बात है। तो यही राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमसे नहीं वाला पूछा था और यही नहीं है, तो ए पार्ट इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य पूछा है। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। क्या बच्चों को अंकगणित का ज्ञान देना ही रहेगा। सिर्फ ज्ञान देने की ही बात नहीं है, गणित शिक्षण का मेन उद्देश्य तो कुछ और ही कहता है। क्या कहता है, आइए समझ लेते हैं, ऑप्शन से ही पता चल जाएगा। कह रहा बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना। बात तो ये भी सही है कि ज्ञान दिया जाए, रुचि पैदा किया जाए, ये तो एक छोटे छोटे उद्देश्य है, लेकिन मुख्य उद्देश्य की बात जब करेंगे तो आगे देखिए कि बच्चों में तार्किक चिंतन, अगर गणित लगा रहा है तो खुद से सोचे, समस्याओं का खुद से समाधान करने की उसके अंदर योग्यता का विकास हो जाए। इस तरह से हम उसे सिखा दें कि वो सोचने लगे और उसके अंदर समस्याओं को हल करने का विकास हो जाए। ये सारे ऑप्शन में बेहतर लग रहा है। कह रहा बच्चों का संवेगात्मक विकास, तो ये भी तो विकास होगा, लेकिन उसका गणित से क्या रुचि है। संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक तो मूल प्रवृत्तियां होती हैं, गणित तो कुछ और बताता है जिससे तार्किक चिंतन डेवलप हो। तो राइट आंसर हमारा सी पार्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बेहतर की बात हम ढूंढेंगे, क्योंकि ये भी ए ऑप्शन भी सही लग रहा है, बी भी सही लग रहा है, लेकिन उन तीनों में दोनों में सबसे बेहतर सी लग रहा है, इसीलिए सी इज द राइट आंसर। क्या होगा क्वेश्चन अगला देखिए, लिखा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बहुभाषा, बहुत भाषा की बात हो गई है, यहाँ पे मल्टी लैंग्विस्टिक की बात कही गई है। कह रहा है एक संसाधन के रूप में समर्थन किया गया है। कौन कौन सी बात है जरा देखिए। कह रहा है यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करता है। सारे बालक क्या सुरक्षित महसूस करते हैं मल्टी लैंग्विस्टिक में। कोई इंग्लिश में बोल रहा है, कोई मातृभाषा में बोल रहा है, कोई किसी और में। तो जो इस तरह की अगर मातृभाषा नहीं हुई तो मातृभाषा नहीं होने से बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, तो सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं बहुभाषा में। किसी को आ रहा होता है किसी को नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। कह रहा है इनमें से सभी कैसे होगा, जब पहला गलत हो गया तो ये भी गलत हो जाएगा। कह रहा भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए, यह बात भी गलत है। देखिए
समर्थन कह रहा है कि कोई भी बालक पीछे न छूट जाए, भाषा को लेकर यह पृष्ठभूमि की बात कह रहा है, तो यह बात भी उतना सेट नहीं बैठ रहा। कह रहा है यह बालकों को अपने विश्वास के लिए प्रोत्साहन देता है। सीधी सी बात है बच्चे कि बहुभाषा यानी मल्टी लैंग्विस्टिक सीख रहे हैं तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अपने अंदर डेवलप करनी है, प्रोत्साहन देने की बात कही गई है। तो यह बात सही है, क्योंकि मल्टी लैंग्विस्टिक में कोई बच्चा पीछे न छूट जाए। पीछे तो छूटेगा ही छूटेगा, क्योंकि सब तो अपनी मातृभाषा में सीखते हैं। अगर मल्टी लैंग्विस्टिक तो कोई सीखता है, तो यहाँ पे तो यह गलत हो जाएगा, बी वाला तो गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा सी पार्ट हो जाएगा। ठीक। एनसीएफ का फुल फॉर्म पूछ रहा है, क्या नेशनल सर्टिफिकेट फ्रेमवर्क होता? सर्टिफिकेट तो बिल्कुल नहीं होता है। एनसीएफ तो एन तो नेशनल तो सही है, फ्रेमवर्क भी सही है। सी माने सर्टिफिकेट नहीं होता है तो यह गलत है। सी माने कबड्डी भी नहीं होता है, सी से कबड्डी अगर आया तो यह भी नहीं सही, बल्कि फ्रेमवर्क और नेशनल सही है। सी का मतलब होता है करिकुलम, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। यहाँ पे राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। कह रहा है एनसीएफ, यहाँ एन कर लीजिए। एनसीएफ किसके द्वारा लाया गया? क्या एनईपी के द्वारा लाया गया था एनसीएफ? तो यह बात गलत है, एनसीएफ एनईपी नहीं। कह रहा है कि क्या एनसीईआरटी या फिर आरटीई? आरटीई एक्ट बना है, राइट टू एजुकेशन पॉलिसी या एक्ट 2009 वाला, क्या उसके तहत आया है? तो नहीं, इसके तहत भी नहीं आया है। एनसीईआरटी के तहत इसे लाया गया था। तो यह बात बिल्कुल सही है, यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा, एनसीईआरटी। एनसीएफ की उत्पत्ति हुई है, यहाँ एन करिए। एनसीएफ की उत्पत्ति किसकी वजह से हुई है, किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा हुई थी कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा हुई थी, कि दोनों लोग थे, कि इनमें से कोई नहीं? तो महात्मा गांधी तो बिल्कुल थे नहीं। अगर महात्मा गांधी नहीं थे तो यहाँ पे महात्मा गांधी के साथ टैगोर हैं, ये भी नहीं होंगे। और अगर ये दोनों नहीं तो इनमें से कोई नहीं की तो बात हो सकता है रविंद्रनाथ टैगोर थे। राइट आंसर आप लोग याद रखना कि रविंद्रनाथ टैगोर का एक था निबंध, उसी निबंध से यह निकला था। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा आपका बी पार्ट। क्या बोल रहा है? एनसीएफ की अवधारणा कहाँ से लिया गया? कविता से तो बिल्कुल नहीं लिया गया, संस्मरण से भी नहीं लिया गया। अभी मैंने बताया कि निबंध से लिया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में अंग्रेजी भाषा का क्या महत्व है? अंग्रेजी भाषा यानी कि यहाँ पे बहुभाषिकता के बारे में बात किया है, यानी कि मल्टी लैंग्विस्टिक के बारे में बात किया है। तो यहाँ पे क्या मातृभाषा के रूप में इसे महत्व दिया गया? नहीं। क्या आदिवासी भाषा के रूप में महत्व दिया गया? नहीं। इसे बहुभाषिकता के रूप में महत्व दिया गया है, यानी कि मल्टी लैंग्विस्टिक। राइट आंसर बी हो जाएगा। कह रहा है एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार एक शिक्षक को छात्र के लिए क्या करना चाहिए? क्या शिक्षक जो है रटने के लिए महत्व दे कि बच्चा रटे? बिल्कुल नहीं है। पाठ्यक्रम पे फोकस करवाने के लिए महत्व दे कि हमेशा पाठ्यक्रम को देखो, पाठ्यक्रम को देखो, ऐसे भी बात नहीं करेगा। समस्याएं देकर ज्ञान का निर्माण करवाता है, ये शिक्षक की काम होती है। तो यह राइट आंसर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चे क्या कर सकते हैं? क्या बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं निर्माण कर सकते हैं? बिल्कुल सही है। उन्हें हेल्प दीजिए थोड़ा सा एक सहायक के रूप में, बाकी वो अपने ज्ञान का निर्माण बिल्कुल कर लेंगे। क्या वो शिक्षक के ऊपर एकदम निर्भर ही हो जाएं? ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं है। अनुशासन और डरे हुए रहें तो बिल्कुल बात नहीं है। इनमें से सभी तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। आप लोगों को यहाँ पे 26 क्वेश्चन थे, और कैसा लगा आप लोगों को वीडियो प्लीज अपने कमेंट जरूर दें। तो यहाँ पे आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करवाएं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखिए आपके लिए नए नए कंटेंट, एक बार वीडियो फिर उसके बाद उसका क्वेश्चन आंसर डिस्कशन, इस तरह से अगर आप लोग देख लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपका साइकोलॉजी जो मनोविज्ञान का कितने भी
1 से लेकर कक्षा 8 तक के जितने भी पेपर हो रहे हैं सब में यह महत्वपूर्ण होगा, चाहे ये माध्यमिक स्तर का पेपर हो और चाहे ये प्राथमिक लेवल का, प्राइमरी लेवल का पेपर हो, सब में ही महत्वपूर्ण होगा। तो प्लीज शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर लिखकर भेजें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।